आज हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो मानती हैं जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती हैं और जिन्हें सपनों को साकार करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही हैं हमारी आज की मेहमान। इन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं लेकिन कभी हार नहीं मानी। ये एक रिनाउंड पेंटर हैं। देश विदेश में इनकी 100 से अधिक पेंटिंग एग्जीबिशन लग चुकी है। ये दिव्यांग बच्चों की मदद भी करती हैं और इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मैनेजर भी है। तो चलिए आइए स्वागत करते हैं नीलम जी का। नमस्कार नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आशाएं में। नमस्कार आप सबका। नीलम जी, हम सभी जिंदगी में बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन कई बार जिंदगी शायद हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। आपकी स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है। तो आज आपकी स्टोरी के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो हमारी सहेलियां हैं वो सीख लें कि चाहे जिंदगी हमारे प्लान के हिसाब से ना चले, लेकिन फिर भी हमें जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। जो कुछ हम सोचते हैं भले ही हम वो ना कर पाए, लेकिन फिर भी जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। तो आज हम आपकी लाइफ की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं नीलम जी, अपने बचपन के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ और मेरा बर्थ दिल्ली में ही हुआ। न्यू राजेंद्र नगर में ही मैं पैदा हुई। हम लोग 4 भाई बहन हैं। एक मेरी दीदी है बड़ी, फिर 2 बड़े भाई हैं। उसके बाद 12 साल के बाद मैं अपने पेरेंट्स के पास आई। सबसे छोटी हैं? सबसे छोटी हूँ मैं। तो सब आपको बहुत प्यार भी करते होंगे? बहुत प्यार भी और बहुत लाडला मेरे को पाला गया था। अच्छा। और मेरे फादर ने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये एक बेटी है। उन्होंने मेरे को भी एक बेटे की तरह ही बड़ा किया। अच्छा, तो आपके भाई बहन के साथ किस तरह की बॉन्डिंग आपकी रही? बॉन्डिंग तो आज भी बड़ी स्ट्रांग है। अच्छा। लेकिन ये जरूर लगा कि वो तो सब इतने बड़े हैं, कोई हमारी तू मैं यहाँ जैसे होती है झगड़ा किसी चीज पे, किसी बात पे, किसी खिलौने पे। अच्छा। वो सब कभी भी नहीं हुआ। उन सब ने मेरे को अपना एक छोटा बच्चे की तरह ही देखा और पाला। अच्छा, तो किस तरीके से आपके फिर खेल होते थे? बहन भाइयों के साथ कैसे आप मस्ती करती थी फिर? बहन भाइयों के साथ ज़्यादा मस्ती तो ये होता था कि प्यार। कभी स्टडीज़ में वो मुझे कुछ सिखाते थे। अच्छा। कुछ बताते थे, क्योंकि वो लोग सब इतने बड़े थे। मेरी सिस्टर जब मैं हुई थी तो शी वॉज इन प्री मेडिकल। अच्छा। हाँ, तो लेकिन हाँ, खिलाने में, पिलाने में, घुमाने में सब मेरे साथ बहुत ही करते थे। आप बता रही थी कि शाहरुख खान आपके घर के सामने रहते थे और बचपन में आपके साथ खेल के वो बड़े हुए हैं। हाँ, वो हमारे घर के सामने ही रहते थे। अच्छा। और शाहरुख खान और उसकी सिस्टर लाला। अच्छा। लाला वॉज मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड रही और हमेशा उसकी मदर कहीं भी जाती तो इन दोनों बच्चों को हमारे घर छोड़ जाती थी। अच्छा। कि आप लोग यहीं रहो और मेरी मम्मी को बोलना कि इनको खाना वाना भी खिला देना। और वो हमारे घर से कभी भी मैंने देखा कि जाना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, काफी बॉन्डिंग थी? बहुत ज्यादा। अच्छा। तो यहीं रहना है, हमें नहीं जाना। चाहे उनके पेरेंट्स आ जाते थे, मदर आती थी बुलाने, बट ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन गोइंग। कि मैं यहीं बैठा रहूंगा। चलिए आप बताइए अपने कुछ बचपन के बारे में। आपको क्या शौक था या फिर आपने क्या सोचा था कि मुझे क्या बनना है? क्या ड्रीम्स थे आपके? ड्रीम्स तो जैसे इंसान के बहुत सारे होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के। मैंने अपनी स्कूलिंग करी कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से। अच्छा। और टोटली इंग्लिश मीडियम, मिशनरी स्कूल। घर आते ही सबको कहना कि कोई हिंदी में नहीं बात करेगा, नो हिंदी, टॉक इन इंग्लिश। अच्छा। है ना। हमेशा लगता था कि क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। अच्छा। डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था, लेकिन मेरे को साइंस सब्जेक्ट्स वर नॉट वेरी गुड फॉर मी। मतलब साइंस पढ़ने में मुझे उतनी रुचि नहीं थी और मेरा कभी मन भी नहीं लगता था। पर फिर भी बहुत अच्छी थी मैं पढ़ाई में और अच्छा करती थी। एंड माई फादर यूज्ड टू टीच मी अ लॉट। उनको बड़ा शौक था कि मेरे बच्चे बहुत पढ़ें, बहुत कुछ बने लाइफ में। वो लगे रहते थे, आवर्स ऑफ स्टडी ये हैं, ये खेलने का टाइम है, ये है सब। वो अपना हमारा एक टाइम टेबल
बनाते थे। अभी आप बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं, इतनी अच्छी एग्जीबिशंस आपकी होती है, तो बचपन में भी आप पेंटिंग्स करते थे कुछ? बचपन में भी मैं करती थी। अच्छा। मेरे फादर मेरे को शिल्प भारती लेके जाते थे अच्छा। कि तुम वहाँ पे सीखो। तो वहाँ मैं काफ़ी साल तक गई शिल्प भारती में, साउथ पटेल नगर। हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो मम्मी छोड़ के आते थे, कभी ब्रदर वापस लेके आना, और दैट्स वेयर आई लर्नड हाउ टू पेंट। बहुत सारे कलर्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में भी रोज़मर्रा में कितने कलर्स भरने होते हैं, सब एक एक पिरोना पड़ता है और एक कलर को दूसरे के साथ मैच करना पड़ता है। तो इट वाज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो कि गुरु का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जो हम सब कुछ कर रहे हैं घर में, वो भी एक गुरु ज्ञान ही है जी। जो हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं वो हमारे गुरु हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं तो जो हमारी टीचर्स हैं वो हमारे गुरु हैं। तो ये सब हमारा ज्ञान ही ज्ञान है ना। कॉलेज गए, वहाँ पे जो हमारी लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो हमारे गुरु हैं। तो आप ये बताएं कि आपके तो अपने ड्रीम्स थे कि डॉक्टर बनना है, लेकिन वो आपने छोड़ दिया क्योंकि आप साइंस नहीं लेना चाहती थी। घर वालों ने कुछ सोचा था आपके लिए, डिसाइड किया था कि जनरली होता है कि घर वाले सोचते हैं हमारे बच्चे को ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, तो आपके मम्मी पापा ने कुछ सोचा था आपके लिए? हाँ, मेरे फादर को बहुत था कि ये कुछ गवर्नमेंट जॉब करे, आईएएस करे, आई मीन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे। लेकिन मेरे को लगता था कि इतना सब करने की ज़रूरत क्या है ना। तो पढ़ती थी, करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा। कि मैं आईएएस वगैरह के लिए जाऊँ। तो आपने बताया था कि आप पार्ट टाइम जॉब करना भी आपने शुरू कर दिया था। हाँ, मेरे कॉलेज के बाद एकदम से मेरी भाभी ने कहा कि एक मैथर एंड प्लेटफॉर्म थी। अच्छा। और वहाँ पे रिसेप्शन पे कोई लीव वैकेंसी थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे चले जाओ, कनॉट प्लेस में उनका ऑफिस था, और थोड़े दिन वहाँ जॉब कर लो, कुछ मिल भी जाएगा, कुछ सीख भी लोगी। तो मैं वहाँ गई, छोटी सी थी, दैट वाज इन 79। अच्छा। आई वाज वेयरिंग अ कॉर्डरॉय स्कर्ट एंड अ जैकेट। तो वहाँ जैसे ही मैं गई अंदर, तो उन्होंने बड़े अच्छे से मेरा स्वागत किया और बोला कि ये जॉब 2 महीने के लिए है और आपको हम एवरी डे का 15 रुपीज़ देंगे। अच्छा। मैंने कहा 15 रुपीज़ में क्या होता है, मुझे नहीं करना, मैं वापस जा रही हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आप वापस मत जाओ, 2 दिन के बाद जो हमारे चीफ हैं वो आएंगे, कैलकाटा गए हुए हैं, तो यू जस्ट वेट और फिर देखते हैं क्या होता है। आफ्टर 2 डेज़ वो जैसे ही आए, मुझे फिर बुलाया गया। तो मैं अंदर गई, कहते हैं आपको क्या चाहिए? आप कह रहे हैं कि 15 रुपीज़ इज़ नॉट गुड इनफ। मैंने कहा 15 नहीं, आई वॉन्ट 30 रुपीज़। बोले आप 30 रुपीज़ क्या करोगे? मैंने कहा जो आप करते हो अपनी सैलरी से, मैं भी वही करूँगी। अच्छा। तो एकदम से दे एग्रीड एंड 2 महीने मैंने वहाँ काम किया और बहुत अच्छा लगा काम करके। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जी। तो आपकी फर्स्ट जॉब के बाद फिर आपने फुल टाइम जॉब कहाँ पर स्टार्ट करी? मैंने फुल टाइम जॉब स्टार्ट करी विद क्लैरिन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज लिमिटेड इन 80। अच्छा। वो एक एड एजेंसी है और उस टाइम पे इट वाज सेकंड लार्जेस्ट एड एजेंसी। फर्स्ट थी थॉमसन, सेकंड थी क्लैरियन। तो मैंने वहाँ पे एज एन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव काइंड ऑफ जॉब करी और बड़े क्लाइंट्स को मिलने जाती थी और हर चीज़ में इंटरेस्ट लेती थी। जैसे कि मेरा एक शौक है कि ये भी करना है, वो भी करना है, हर चीज़ को देखना है, सीखना है। तो वहाँ हमारे मिस्टर जीपी पंडित होते थे, रीजनल डायरेक्टर, रीजनल मैनेजर, और उनको भी बड़ा शौक था कि नीलम को ये सिखाया जाए, वो सिखाया जाए। जी। तो मैं मीडिया में भी चली जाती, कभी ट्रांसलेशन करना वो भी करती, प्रूफ रीडिंग भी करती थी, पेस्ट अप डमी भी करती थी, कई दफ़ा कोई आर्ट वर्क्स में कुछ बनाना है वो भी करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता। हाँ, बढ़ते चले गए जी। कि यस मैं ये कर सकती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। जी। जी। वहाँ मैंने 3 साल के करीब, 3.5 साल काम किया। अच्छा। और उसी दौरान मेरी शादी भी हुई 83 फरवरी में। अच्छा। तो आपके मैरिज के बारे में आपने बताया, तो आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? नहीं, मेरी लव मैरिज तो नहीं थी, मेरी अरेंज मैरिज थी। अच्छा। चाहे मैं खेलती थी सबके साथ, बॉयज़ गर्ल्स हमारी टीम होती थी, हम खेलते सब लोग इकट्ठे थे, लेकिन शादी अरेंज मैरिज हुई और मेरे फादर ने ही दिखाया था ये सुनील मेरे को। अच्छा। बहुत अच्छे लगे,
तो एकदम से हाँ हो गई अच्छा और जल्दी से शादी हो गई। अच्छा ओके, फिर शादी के बाद आपकी लाइफ के बारे में कुछ बताएं। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा था, अच्छा चलता गया। एंड दिल्ली में ही थे हम लोग। उसके 2 इयर्स के बाद मेरा बेटा हुआ। अच्छा उसका नाम चिराग। और ये नाम मैंने तब सोचा था जब मैं शायद कॉलेज में ही थी अच्छा कि भाई मेरी शादी होगी, मेरी एक बेटा होगा, बेटे का नाम मैं चिराग रखूंगी। अच्छा तो फिर मैंने जॉब वगैरह भी छोड़ दी थी। अच्छा और मैं चाहती थी कि मैं उस बच्चे को पूरा टाइम दूं और अच्छे से उसको बड़ा करूं अपने सामने और उसकी हर एक्टिविटी देखूं। अच्छा इतना था कि मैं टेलरिंग भी करती थी, स्टिचिंग करती थी। तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस मार्केट से लेके आती थी कि हर दिन मेरा चिराग एक नया कपड़ा पहनेगा। अच्छा अच्छा, क्रिएटिव आप शुरू से ही रही हैं तो फिर। बहुत बहुत अच्छा। ज़्यादा। तो चिराग के बारे में कुछ बताएं, उसके बचपन के बारे में। उसका बचपन बहुत अच्छा था और उसके माइलस्टोन्स बिल्कुल नॉर्मल थे और बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था। हर चीज़ फटाफट सीखता था। कुछ भी उसको बताओ, पोएम सिखाओ, गाने। फिर हम लोग जैसे साईं बाबा शिरडी गए तो वो सारे शिरडी साईं बाबा के भजन गाता था। अच्छा और फिर हम गए वैष्णो देवी तो सबको इतना खुश रखता था और दिल लगाए रखता था। कुछ जय माता दी करता रहेगा, कोई माता के भजन टाइप टूटे फूटे बड़े अच्छे सुनाता था। आरती का उसको बड़ा शौक था अच्छा। कि मैं आरती गाऊंगा, आरती करूंगा। आरती करता था। चिराग जो कि आप बता रहे हैं कि बचपन में बहुत शैतान था और उसकी शैतानियों से पूरी घर जो था वो गूंजता रहता था। इन बिटवीन आपके साथ एक और हादसा हो गया, आपके हस्बैंड आपकी लाइफ से चले गए। तो कैसे हुआ वो हादसा, क्या हुआ था उनको? सब कुछ ठीक ठाक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा था। बट एक दिन अचानक सुबह मेरे से सुनील कहने लगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे कुछ हो रहा है। अच्छा, मैं भी बहुत छोटी थी, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं। पर क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? आई वॉज जस्ट अबाउट 27। अच्छा तो वो कहने लगे कि मुझे कुछ हो रहा है। ना मुझे समझ आया ना उन्हें समझ आया। लेकिन मैं तो उनकी तैयारी कर रही थी ऑफिस जाने की और टिफ़िन बना रही थी क्योंकि उन दिनों मैं थोड़े दिन ब्रेक लिया हुआ था और मैं घर में थी। बस उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा मैं डॉक्टर्स को बुलाती हूँ। 2 डॉक्टर्स घर में बुलाए और ही हैड स्टार्टेड गैस्पिंग और डॉक्टर्स ने इंजेक्शन दिए, कुछ दवाई दी। फिर हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए, होली एंजल्स बसंत विहार में ना। तो वहाँ हम जैसे ही पहुँचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि ही इज़ नो मोर। अच्छा हम अंदर गए, उन्होंने ईसीजी किया तो इट वाज अ स्ट्रेट लाइन। और मुझे सुन के ही बड़ा शॉक लगा। मैंने डॉक्टर को बहुत ज़ोर से मारा। अच्छा मैंने कहा आप फिर से कीजिए। तो उन्होंने फिर से किया बट एवरीथिंग वाज ओवर। जी, तो उस वक्त आप अकेली थी उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली थी और चिराग? क्योंकि चिराग स्कूल गया हुआ था। अच्छा। ही हैड स्टार्टेड गोइंग टू स्प्रिंगडेल स्कूल। मैं वहाँ पे अकेली थी। 1-2 और डॉक्टर्स थे मेरे साथ। अच्छा उतने में मेरे ब्रदर इन लॉ पहुँच गए, उनको बुलाया गया। जी, तो फिर आप कुछ समझ नहीं आया होगा कि अचानक से ये क्या हुआ? मुझे समझ ही नहीं आया कि ये ऐसा भी हो सकता है। ये तो कोई भी नहीं सोच सकता कि ऐसा हो सकता है। बस फिर हम लोग घर आए और सब कुछ। चिराग कितना छोटा था उस वक्त? ही वॉज जस्ट अबाउट 4 years। सिर्फ 4 साल का था। फिर आपने कैसे सब कुछ मैनेज किया? आपके मुश्किलें इन-लॉ बड़ी। साथ में रहते थे? हाँ, हम लोग इकट्ठे ही थे, मेरी मदर इन लॉ। जी और बड़ा टफ टाइम था, मुश्किलें थी। चिराग छोटा सा था लेकिन बहुत जल्दी उसी टाइम पे ही चिराग की स्टैमरिंग स्टटरिंग शुरू हो गई थी। अच्छा जस्ट बिफोर हिज फादर थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था। जी तो आई यूज्ड टू टेक हिम टू डॉक्टर्स। कई डॉक्टर्स, कई होम्योपैथिक, कोई आयुर्वेदिक, बहुत जगह दिखाया। लेकिन जहाँ जहाँ हम गए तो प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। अच्छा पर मैं इसी उम्मीद में दौड़ती गई, चलती गई कि आज नहीं तो कल ये ज़रूर ठीक होंगे। और आज भी यही उम्मीद है कि ही विल बी ऑलराइट। जी, तो परेशानी क्या थी? किस वजह से चिराग को ये परेशानियाँ हो रही थी? परेशानी कुछ एग्जैक्टली समझ नहीं आई, ना डॉक्टर्स समझ पाए।
एक तो फादर का जाना साइकोलॉजिकल, और उससे थोड़े दिन क्या पहले फादर का कुछ जाने का शिराग को कुछ शौक लगा क्या? बहुत हुआ? बड़ा शौक लगा। वो सब नीचे जब जाता था खेलने बच्चों के साथ, तो ही यूज्ड टू से मेरे फादर की डेथ हो गई। अच्छा। चाहे उसको ये नहीं समझती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मेरे फादर स्टार बन गए। अच्छा। गुरु बाबा अच्छे नहीं है, उन्होंने मेरे पापा को ले लिया। तो इस तरीके की चीज़ें। और वो स्प्रिंगडेल स्कूल जाते थे, फिर 1.5-2 साल के बाद पता चला कि ही विल नॉट बी एबल टू मूव ऑन इन दैट स्कूल। फिर हमने इस बच्चे को एक स्पेशल स्कूल में डाला, अच्छा। एयरफोर्स गोल्डन जुबली, वहाँ पे जाता था। पर फिर एक बारी मैं कुछ मैगजीन देख रही थी, तो उसमें मैंने पढ़ा कि आई कैन डू चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट कोर्स। अच्छा। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट लगा, और वो दैट वाज इन USA, पेंसिल्वेनिया स्टेट, फिलाडेल्फिया। फिर मैंने वहाँ उनको मेल किया, और मैं वहाँ खुद गई करने के लिए। अच्छा। तो मैंने ये कोर्स किया, और इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि इन बच्चों को कैसे हम हैंडल करें, ट्रीट करें, क्या क्या करें कि ये बेटर हो। वहाँ से वापस आके मैंने चिराग के साथ काफ़ी टाइम, वो कहते थे 4-5 बारी एक्सरसाइज करनी होती है दिन में। अच्छा। क्रॉलिंग कराओ, सारे इनकी बॉडी के पार्ट्स हिलाने होते थे, सब कुछ करना होता था। तो मैंने लोग भी अपॉइंट किए थे, अच्छा। जो कि हमें हेल्प करते थे, और हम सब मिलके इस बच्चे के साथ करते थे। ठीक है, गुरु का साथ तो हमेशा होना चाहिए जी। गुरु के साथ चलेंगे ना, तो उनके पाँव और हमारे पाँव साथ साथ चलते हैं, और हमारा कोई भी काम है वो आराम से हो जाता है जी। चलते चलते। बिल्कुल सही बात कही। नीलम जी, आपके लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है एक बच्चे को इस हालत में देखना, और माँ वाकई में अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती है। आपने भी वही किया। आप गई बाहर, बच्चे के लिए आपने ब्रेन डेवलपमेंट कोर्स किया, तो आपको लगा उसका कुछ फ़ायदा जो आप करके आई, उसका आपके बच्चे को कुछ फ़ायदा हुआ? मेरे बच्चे को उतना कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली मैंने बहुत कुछ सीखा। जी। और जो मैं औरों के साथ कर रही हूँ, तो कम से कम वो तो आगे बढ़ रहे हैं। जी। जी। और तो और मैं पेरेंट्स को भी काउंसिल करती हूँ, एटलीस्ट उनको ये बताती हूँ। कई दफ़ा पेरेंट्स के मन में आता है कि एक हमारा नॉर्मल बच्चा है, एक ये बच्चा है, तो इस बच्चे को इतना ना करके हम अपने नॉर्मल बच्चे के साथ ही ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि यही समझना चाहिए कि ये भी हमारा एक नॉर्मल बच्चा है, ये एक छोटा सा भगवान है घर में। जैसे मेरे को तो चिराग को देख के यही लगता है हमेशा कि ही इज़ अ लिटिल गॉड। उनको नहलाओ तो जैसे गणपति या साईं बाबा को आप नहला रहे हो, और उसी प्यार से इन बच्चों को देखो। इनमें कभी बिल्कुल फ़र्क नहीं समझना चाहिए कि वो बच्चा मेरा ऐसे है, ये बच्चा ऐसे है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी मेरे चिराग ने मेरे को आर्ट ऑफ लिविंग, जीना कैसे होता है इंसान को, वो सब सिखाया है। कैसे अपने लाइफ में हम कलर्स, डिफरेंट कलर्स भर सकते हैं हर टाइम, वो मेरे को सिखाया है। इस बच्चे ने मेरे को पूरा वर्ल्ड दिखाया है। जी। आई थिंक हम 25-30 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं। अच्छा। कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ अपने रिलेटिव्स के पास, कुछ वैसे। और हर जगह मैंने एक नई चीज़ देखी, नई चीज़ सुनी। और जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पे उतरते थे, तो सब लोग कहते थे, क्योंकि इसके लिए मैं व्हील चेयर मंगवाती थी, तो सब बोलते थे, अरे यू हैव कम फ्रॉम इंडिया विथ हिम, सो डिफ़िकल्ट। लेकिन मुझे कभी कोई डिफ़िकल्टी लगी ही नहीं। चाहे हम एयरक्राफ्ट में जब मैं इसको कुछ खिलाती थी, पिलाती थी, मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं लगी। लोगों को लगता था कि भाई मुश्किल है। कई चीज़ें ऐसी भी सुनने को मिली कि जब हम डॉक्टर के पास गए या कहीं और गए कि ये क्या पागल बच्चे को ले आती है। अच्छा। तो क्योंकि लोगों की सोच समझ आके मैं अपने फादर को कहती थी, ही वॉज अ वेरी बिग ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री, तो मैं बोलती थी डैडी किसी ने ऐसे बोला, फिर मैंने भी उसको ये सुना दिया, तो वो बोलते थे नहीं नीलू बेटा कभी ऐसे नहीं करते। हो सकता है उन्होंने इस जैसा बच्चा नहीं देखा हो, इसीलिए वो ऐसे कहते हैं। तो तुम गरम मत हुआ करो, गुस्सा मत हुआ करो, जस्ट मूव ऑन इन लाइफ। जी। आपकी पेंटिंग के एग्जीबिशंस ऑल ओवर वर्ल्ड लग चुके हैं, आप बता रहे हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में आप जा चुके हैं। तो पेंटिंग्स के थ्रू आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। कलर्स जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। और व्हेन यू सी कलर्स, व्हेन यू ड्रॉ फिगर्स,
यू लर्न सो मच, और इतना कुछ आपके ब्रेन में जाता है, तो वो आपकी लाइफ को अच्छा, कूल और शांत आगे बढ़ाती हैं। पेंटिंग्स में मैंने अबाउट 100 एग्जीबिशंस कर चुकी हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड मैं लैंडस्केप्स बनाती हूँ, स्पेशल बच्चे बनाती हूँ जैसे मेरा है चिराग, और कुछ गॉडली फिगर्स भी बनाती हूँ। बिल्कुल, गुरु ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। चाहे हमारे हृदय के अंदर सब कुछ है, लेकिन उनका साथ होना, गुरु के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे हम हर पल कुछ ना कुछ नया अच्छा सीखते ही रहते हैं। जी जी, आप भी अपनी ज़िंदगी में रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हैं अपने बेटे के ज़रिए से। जैसे आपने बताया कि आपको उन्होंने ज़िंदगी जीना नए नए तरीके से सिखाया है, और भी बच्चों को आप कोशिश कर रही हैं साथ के साथ कि उनकी भी लाइफ में कुछ आप चेंज ला सके। तो जब आप उन बच्चों से मिलती हैं, उनके साथ जुड़ती हैं, उनके पेरेंट्स से बात करती हैं, तो क्या आपका फीलिंग्स होती है, किस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जब मैं कई दफ़ा इनके स्कूल जाती हूँ, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल। चिराग बाबा गोज़ टू तमन्ना स्पेशल स्कूल वसंत विहार में, तो मैं वहाँ भी जाती हूँ तो बच्चे दौड़ दौड़ के आते हैं। एक प्यार की भावना है, क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार देती हूँ, वो दौड़े दौड़े आते हैं। किसी का नाक बह रहा होगा, किसी के हाथ गंदे होंगे, पर मेरे को कभी भी ये नहीं आया मन में कि ये ऐसे हैं, और आके मेरे को मिलते हैं कि बोलेंगे चिराग की मम्मी आई, या भाई इसका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उनको सब याद रहता है, भाई ये खाने को मिलेगा, ये पीने को मिलेगा। या जब मैं पेरेंट्स को भी काउंसिल करती हूँ या बच्चों को भी सिखाती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छे से एक अनुभव होता है अंदर से कि हाँ, मैं कुछ सिखाने के काबिल हूँ, तो मैं इन सबको कुछ सिखा रही हूँ। और ये सब चीज़ें ज़िंदगी में बहुत कुछ पे करती हैं जी। ये सब करते करते मैं मदर टेरेसा मिशन से भी जुड़ी, और लास्ट ईयर मेरे को उन्होंने मदर टेरेसा रत्ना अवार्ड भी दिया। अच्छा। और भी कई मुझे अवार्ड्स मिले हैं, मदर्स डे, विमेंस डे, और मोस्ट प्रेशियस अवार्ड जो मुझे मिला फ्रॉम द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाँ मैं काम करती हूँ। उनको लगा कि ये काम के साथ साथ बहुत कुछ और भी करती है, सोशल एक्टिविटीज़, तो दे गेव मी अ स्पेशल अवार्ड। और ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में मोटिवेटर्स हैं। बिल्कुल, ये आपको ऊपर चढ़ने की एक एक स्टेप ऊपर हम चढ़ते जाते हैं, सीढ़ी है। बड़ा अच्छा लगता है जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो कोशिश कर रही हैं, आपके जैसे और भी लोग हैं, या ऐसे जो पेरेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि एक ना एक दिन उनका जो बच्चा है वो ठीक हो और वो अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी पाए और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। आपकी उम्मीदें पूरी हों और आपका बच्चा जल्द से जल्द अपनी नॉर्मल लाइफ को जिए, यही हम उम्मीद करते हैं। और आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को मेंटेन करे हुए हैं, अपने बच्चे को आप संभाल रही हैं, आप जॉब करती हैं, उसके साथ साथ आप दूसरे बच्चों के लिए भी काम कर रही हैं, वाकई में बहुत इंस्पिरेशनल है। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक सिंगल मॉम के लिए इन सब चीज़ों को एक साथ करना। तो वाकई में आप एक आदर्श महिला के तौर पर एक रोल मॉडल है हम सभी सहेलियों के लिए, जो कि सोचती हैं कि अगर कोई ऐसी माँ है जिनका ऐसा कोई बच्चा है और वो सोचती हैं कि किस तरीके से मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी को जीऊँ, कैसे मेंटेन करूँ और कैसे इस बच्चे की ज़िंदगी को संभालूँ। तो नीलम जी से आप सीख लीजिए कैसे वो बच्चा आपके ऊपर बोझ नहीं है, बल्कि आपके लिए एक जीवन जीने की नई उम्मीद है। उसके सहारे किस तरीके से आप बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ें कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, ना सिर्फ उस बच्चे के साथ बल्कि और बच्चों को भी आप साथ में जोड़ेंगे तो उनके दुआएं, उनके माँ बाप की दुआएं, समाज की दुआएं आपको ज़रूर मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी कार्यक्रम में आने के लिए। इतनी पॉजिटिविटी आपने हमको दी है, एक अलग बच्चों की अलग दुनिया से हमें रूबरू कराया है जिसके बारे में हम शायद नहीं जानते थे। अब हम उनके बारे में जान पाएँ और शायद बेहतर तरीके से अब उन बच्चों से आप जुड़ पाएँ अब और उनके बारे में सोच पाएँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे बुलाया, और पॉजिटिव रहना तो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।